सभी को गुड इवनिंग। हम लोग पढ़ रहे हैं एससीईआरटी का सिविक्स और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9th के एससीईआरटी का सिविक्स। इससे पहले वाले 2-3 क्लास में क्लास 6, 7 और 8 का एससीईआरटी सिविक्स करवाया जा चुका है। यदि आप लोग नहीं देख पाए हैं तो शुरू का कुछ दिन का क्लास, 2-4-5 दिन या सप्ताह भर का क्लास फ्री फ्री में यूट्यूब पे अपलोड किया जा रहा है, इसलिए ताकि कोई यदि लेट से ज्वाइन कर रहे हैं तो वो भी देख सकते हैं। बस 2-3 दिन और ऐसा करेंगे, उसके बाद यूट्यूब पे छोड़ करके एप्लीकेशन पे क्लास होगा, पेड क्लास होगा और जो लोग ऑफलाइन हैं उनके लिए होगा। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्लास 9th का यह सिविक्स है और क्लास 9th उन सभी स्टूडेंट के लिए पढ़ना जरूरी है जिनको पॉलिटी मजबूत करना है, चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, बिहार दरोगा का एग्जाम हो या अन्य कोई भी एग्जाम हो, बिहार पुलिस भी हो सकता है इसमें। तो पॉलिटी जिनको भी कॉन्सेप्ट के साथ फैक्ट को क्लियर करना है उन सभी के लिए क्लास अति आवश्यक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए तो आगे चल करके चैप्टर का नाम, बुक का नाम चेंज हो जाता है और बुक का नाम होता है लोकतांत्रिक राजनीति। तो हम लोग जिस देश में रह रहे हैं, हम लोग के देश में प्रजातंत्र है, राजतंत्र है या लोकतंत्र है? चलिए, लोकतंत्र है। लोकतंत्र का परिभाषा आप लोग जो एक सबसे अच्छा परिभाषा माना जाता है वो जानते होंगे। बस आपको ये बताना है ये किसने दिया है। पूछे भी नहीं, उससे पहले आप लोग तैयार थे, सही जवाब भी है वही पूछना था। क्योंकि जब भी आप बचपन में या फिर क्लास 9th में, 8 में जब भी आपको लोकतंत्र बताया गया होगा तो ये परिभाषा अब्राहम लिंकन का जरूर बताया गया होगा। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा के लिए बनाया गया शासन ही लोकतंत्र है। बहुत इंपॉर्टेंट है किनके द्वारा दिया गया। ये बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे किसी भी एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि किनके द्वारा दिया गया। तो कुछ लोग जो नहीं जानते थे वो नोट कर लीजिए और जो जानते हैं वो रिवीजन करते रहिए। बस ये आपको एग्जाम में आएगा तो नहीं भूलिएगा इस तरह से। तो हम लोग अध्याय 1 से 6 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पढ़ेंगे। सब में मैक्सिमम में लोकतंत्र की बात होगी। लोकतंत्र कहाँ से आया, कैसे आया, क्या होता है लोकतंत्र, उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ, लोकतंत्र क्या है, क्यों है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संविधान के निर्माण ने लोकतंत्र को कैसे मजबूत बनाया, जिस देश में संविधान नहीं है उस देश में क्या लोकतंत्र है, इन सभी बातों को जानेंगे। चुनाव राजनीति क्या होता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाता है कि किसी भी दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा कब मिलता है। और करंट अफेयर्स में क्वेश्चन है किसे हाल ही में राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला है, बताएंगे आप लोग। हाँ, और कौन है, कहाँ की है ये बता दीजिए बस। ठीक है, और दूसरी जो है वो कहाँ की है? नेशनल पीपुल्स पार्टी है। ठीक है, पीए संगमा की पार्टी है, उन्हें मिला है। ठीक है, इन दोनों को याद रखेंगे। अध्याय 1 से शुरुआत करते हैं, लोकतंत्र की क्रमिक विकास। सबसे पहले लोकतंत्र का जननी किसे कहा जाता है ये बताएंगे। जननी मतलब माँ, मदर, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लोकतंत्र की जननी, थोड़ा सोच समझ के बोलिएगा। लोकतंत्र ब्रिटेन से नहीं लिए हैं, संसद ब्रिटेन से लिए। संसदीय प्रणाली की जननी, संसद, मदर ऑफ पार्लियामेंट इज इंग्लैंड, बट मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज इंडिया। भारत, भारत लोकतंत्र की जननी है। कैसे? लिच्छवी महाजनपद के समय का काल है। उस समय जो सबसे पुराना काल है, उसी समय हम लोग क्या हो गए थे, हम लोग के देश में गणतंत्र वाला शासन आ गया था, लोकतंत्र का विकास हो गया था। लोकतंत्र क्या चीज है? तो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन है। जब इतना चीज जनता 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 है तो सब कुछ जनता के ऊपर डिपेंड करता है अपना शासक किसे चुने। चाहे वो
राज्य की सरकार चुनना हो या लोकल लेवल पे गवर्नमेंट चुनना हो, मुखिया, पंचायत समिति, जिला परिषद या फिर केंद्र सरकार को चुनना हो, सब जगह जनता के लिए है, जनता के द्वारा है, जिसे चाहे उसे बना दे अपना शासक। तो इसीलिए यदि पूछा जाए संसद का जननी तो क्या जवाब देंगे? ब्रिटेन। लोकतंत्र की जननी भारत। ठीक है, और भारत में कहां? तो कहां से याद करेंगे? लिच्छवी गणराज्य से। ठीक है, महाजनपद में लिच्छवी महाजनपद से। ठीक है, याद रखेंगे। और वो भी बिहार से है, और बिहार का एग्जाम आप लोग दे रहे हैं अभी। सेंट्रल का तो अभी कोई वैकेंसी आया नहीं, आ नहीं रहा, आया भी है एलपी लोको एलपी और टेक्नीशियन का, तो ठीक है वो भी देंगे, वहां भी हो सकता है। ये तो वर्ल्ड लेवल का क्वेश्चन है, विश्व में सबसे प्राचीन है बिहार का, तो ये भी आ सकता है वहां भी। आइए फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। पिछले 100 वर्षों के दौरान लोकतंत्र की जैसी शासन प्रणाली का ज्यादा विस्तार हुआ है। कह सकते हैं कि 100 वर्ष से पहले इसका डेवलपमेंट, इसको अपनाने वाले राज्य, इसको अपनाने वाले देश कम था, और 100 वर्ष फिलहाल मतलब जो बीता है 100 वर्ष, इसमें ज्यादा लोग जो पहले से नहीं भी था गणतंत्र, वो सब भी गणतंत्र लोकतंत्र को अपनाने लगा है। और ज्यादा दिन जैसे जैसे दिन बीत रहा है, ये ज्यादा पॉपुलर भी हो रहा है। और यहाँ मतलब जहां लोकतंत्र है वो सभी देश, एक आध एक्सेप्शन को छोड़ करके, वो सब ज्यादा डेमोक्रेटिक है, ज्यादा उदारवादी है। वहां के लोग अपने स्वच्छंद वातावरण में जीते हैं, वहां ज्यादा विकास है। एक आध को छोड़ करके, चीन को छोड़ करके, रसिया को छोड़ करके, ठीक है, उसमें साम्यवादी है, वो अलग टाइप का शासन है, उसमें जाएंगे तो और आएगा वो सब क्या है, साम्यवादी क्या है, मार्क्सवादी क्या है, ये सभी बातें आएगी, इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है वो लोकतंत्र का है। हमारे देश में लोकतंत्र है, इसीलिए हम लोग ज्यादा लोकतंत्र पे फोकस करेंगे, जानेंगे सबको। आइए, तो आज भी विभिन्न देशों में लोकतंत्र को चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। विभिन्न देशों की लोकतंत्र की समाप्ति और पुनर्स्थापना हो रही है। बहुत सारे देश में जहां पर तानाशाह शासक आ जाता है, तो वो क्या होता है, लोकतंत्र की समाप्त कर देता, लोकतंत्र को समाप्त कर देता है और तानाशाही शासन शुरू करता है। राजतंत्र, राजा का बेटा राजा बनेगा, ऐसा चीज कर देता है। आइए, 1980 के दशक के चिली और पोलैंड की घटना लोकतंत्र शासन स्थापना की घटना को दर्शाता है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां राजा का शासन खत्म हुआ तो फिर किस चीज का शासन शुरू हो गया? जनता का शासन, लोकतंत्र शुरू हुआ। तो बहुत सारे देश ऐसे भी है जहां पे लोकतंत्र समाप्त भी हो रहा है वहां के तानाशाह शासक के कारण, और बहुत सारे देश ऐसे हैं जहां अब लोकतंत्र शुरू भी हो रहा है। दोनों चीज हो रहा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली नामक देश स्थित है, और पूछा जाएगा चिली जो यहाँ पे आया है, चिली कहाँ है? तो ये किस महादेश में है? दक्षिण अमेरिका में है। नीचे वाला जो महादेश है दक्षिण अमेरिका है, और ऊपर वाला उत्तर अमेरिका है, पता है सबको। चिली में ओयदे नामक व्यक्ति ने चिली के सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की, और इसके उपरांत 1970 में राष्ट्रपति के चुनाव में पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया था। तो ये सभी फैक्ट है जो कि क्लास 8 के एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों जगह दिया हुआ है, सॉरी क्लास 9th में। ओयदे राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के बाद निम्न कार्य किए: बच्चों को मुफ्त में दूध बांटना शुरू किया, भूमिहीन किसानों को जमीन बांटना शुरू किया, इससे इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी। चिली की आर्थिक स्थिति खराब थी, इस समय विदेशी कंपनियां देश के तांबे जैसे प्राकृतिक संपदा के बड़े पैमाने पर देश से बाहर ले जा रहे थे तथा काफी मुनाफा कमा रहे थे। इसका ओयदे ने विरोध किया, पर चिली के ही स्थानीय लोग ने, चिली के पादरी, जमींदार वर्ग, अमीर ने ओयदे के इस नीति का विरोध किया और इसके विरुद्ध षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो देखिए, कोई चीज है उसका उचित कीमत बिना मिले, यदि अब देश से बाहर चला जाए, उस देश को उतना फायदा ना मिले, तो ये देश के आर्थिक हित के लिए सही नहीं है। तो इस चीज के लिए ओयदे जो हैं, इन्होंने विरोध किया कि इसे बाहर नहीं भेजना है। चिली के थे। प्रश्न ज्यादा से ज्यादा बन सकता है आपके एग्जाम में, इस नाम से पूछ दे ये कहाँ के नेता है जिन्होंने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, लोकतंत्र वाली शासन बनाना चाहा, और उसका जनता ने विरोध किया, षड्यंत्र में शामिल हो गए। तो ये सभी प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये याद रखेंगे। और चिली किस लिए जाना जाता है, किस खनिज के लिए? तो तांबा के लिए। ये 2-3 जानकारी आपको यहाँ से मिलती है, ये 2-3 जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और पता है, याद है, यदि याद है, कोई पिछला क्लास किए हैं, 2-4 स्टूडेंट तो है या 4-5 स्टूडेंट है ऐसे जो पिछला ज्योग्राफी वाला क्लास किए थे, जिसमें मैप दिखा दिखा के आप लोग को याद करा रहे थे। बस आपको ये बता देना है चिली का वो कौन सा खान है जहां से तांबा निकलता है।
चलो सही, बहुत अच्छा, वेरी गुड। क्या है, फिर से जोर से बोलो। चिक्यूका माटा, ठीक है, चिली का, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। जो नहीं दे पाए वो रिवीजन करते रहिए, जो पढ़ लिए हैं कम से कम उनको ना बोलिए, ठीक है। और जो नहीं, मतलब जितना पढ़े उसको रिवीजन करते चलिए ना, फिर क्यों, कैसे नहीं कमांड बनेगा, कमांड बन जाएगा। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर 1973 की बात है। 1973 के नौसेना के एक समूह ने चिली के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब्जा कर लिया, और जैसे ही कब्जा हुआ तो देश के रक्षा मंत्री को सेना ने गिरफ्तार कर लिया, रक्षा मंत्री को ही गिरफ्तार कर लिया सेना। और सेना के अधिकारी ने रेडियो के माध्यम से राष्ट्रपति ओएंदे को पद छोड़ने को कहा। देखते चलिए, और पर ओएंदे ने इस्तीफा नहीं दिया और देश छोड़ने से इनकार कर दिया, और रेडियो के माध्यम से चिली को संदेश दिया जो काफी भावात्मक था, भावना में आकर के भावनात्मक था, और भाव भी था उसमें। और लास्टली 11 सितंबर 1973 को जनरल ऑगस्टो के नेतृत्व में विद्रोही सैनिक गुट ने अमेरिकी सरकार के सहयोग से चिली की सत्ता पर अधिकार किया और ओएदे की हत्या कर दी। तो ये कहानी है वहाँ लोकतंत्र की बहाली के लिए, और जो भी शासन चल रहा था, जो प्रगतिशील शासन लाना चाहता था, सेना अपने हाथ में लेना चाहता था तानाशाही रूप से, तो इस तरह से उसे सैनिक तख्तापलट कहते हैं। सैनिक तख्तापलट, अभी कौन सी किस देश में सैनिक तख्तापलट की सरकार है, सेना की सरकार है, जिसने सैनिक ने, म्यांमार, अभी वर्तमान में म्यांमार में है, म्यांमार में है। म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार चुनी गई थी, लेकिन सेना ने आरोप लगाते हुए ये खारिज कर दिया कि यहाँ पे इलेक्शन में धांधली हुआ है, और इसलिए जो सरकार चुनी गई थी उन्हें हटा करके और सैनिक शासन लागू है। कहाँ पे, म्यांमार में। तो तख्ता पलट के बाद विद्रोही गुट के नेता जनरल अगोस्तो पेनोसो देश के राष्ट्रपति बन बैठे। इस तरह से ये कहानी चली है, और ये चिली की कहानी है। पिनेसो ने चिली में भयंकर उत्पाद मचा दिया और 17 वर्ष तक शासन किया, ठीक है। जो सैनिक शासक था पेनेसो, कोई भी तानाशाह शासक होगा, कहा भी जाता है, गांधी जी एक स्टेटमेंट दिए थे कि खून खराबा, अत्याचार, अहिंसा नहीं, हिंसा के द्वारा यदि राज बना लेता है कोई, तो उसका जो परिणाम होता है वो भी हिंसा वाला ही होता है। और इसका ताजा उदाहरण हम लोग को देखने को मिलता है पाकिस्तान। पाकिस्तान कैसे किया, चाहे बांग्लादेश बना या फिर पाकिस्तान बना, तो ये लड़के बना, मार काट करके, वहां से जो लोग था उनको मार काट के यहाँ भेजा गया, ठीक है। तो जब भी हिंसा के द्वारा कुछ बनेगा, आप संपत्ति अर्जित कर लीजिए किसी को मार के, सता के, तो उसका जो परिणाम होगा वो भी वैसा ही होगा। अर्थात साध और साधन की बात करते हैं गांधी जी। तो ठीक उसी तरह से ये जो सैनिक तख्ता पलट हुआ है, सैनिक तख्ता पलट में क्या किया गया है, पिनासो सत्ता अपने हाथ में ले लिया, सत्ता हाथ में ले लिया तो उत्पाद मचाया। उत्पाद कैसा, निगेटिव सेंस में उत्पाद मचा दिया, बहुत मारा पीटा, सताया लोगों को। और पिनासो के सैनिक शासन 1988 में समाप्त हुआ, 17 साल तक रहा। जब उन्होंने चिली में जनमत संग्रह कराने, जनमत संग्रह को इंग्लिश में एक बार बोले थे, किसी को याद हो तो बोलिए, क्योंकि हम देखे हैं किसी एग्जाम में ऐसा प्रश्न पूछा था, रेफरेंडम। हम क्या बताए थे पिछली क्लास में, भी कभी आया था, शायद पॉलिटी की पहला या दूसरा क्लास चल रहा था, उसमें बताए थे, जहां पे हम ये क्वेश्चन किए थे, जूनागढ़ को किस आधार पे भारत में विलय किया गया था, जनमत संग्रह, जो से जूनागढ़, जो से जनमत संग्रह, ये याद भी करवा दिए थे। और उसी दिन उसी टाइम आप लोगों को इंग्लिश वर्ड से अवगत कराए थे, क्योंकि थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड भी पकड़ बनाते चलिए। हम कई बार क्वेश्चन देख चुके हैं, एडल्ट फ्रेंचाइजी वाला क्वेश्चन, रेफरेंडम वाला क्वेश्चन, और बहुत सारे स्टूडेंट जो अपने बिहार बोर्ड से पढ़ के जाते हैं वो इस क्वेश्चन से वंचित रह जाते हैं, क्योंकि उन्हें जनमत संग्रह दिया जाए तो वो बना लेंगे, लेकिन वही थोड़ा सा भाषा चेंज करके रेफरेंडम दे दे तो थोड़ा सा अटक जाते हैं। इसीलिए आप लोग ना अटके, इसलिए ध्यान रखेंगे, रेफरेंडम नाम से भी क्वेश्चन बनाता है, इंग्लिश में रेफरेंडम बोलते हैं उसको। तो जनमत संग्रह कराने का मतलब लोगों से पूछने का कि क्या ये सरकार सही है या इसे बदल देना चाहिए। जब जनमत संग्रह कराने का सोचा तो जनता ने भारी मतों से ठुकरा दिया, और आज चिली में लोकतंत्र स्थापित है, ठीक है। ये पिनासे जनमत संग्रह कराना चाहता था, जनता उनको नकार दिया, तो अब जाकर के वहां चिली में लोकतंत्र बहाली है। तो बच्चे को ये पढ़ाना है क्लास 9th में, पॉलिटी में, कि जैसे चिली में कैसे लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना हुई, लोगों को कितनी कुर्बानी झेलनी पड़ी, कितना शहीद हुआ लोग, ये सभी बताया गया। और तानाशाह शासक कैसा होता है, क्लास 9th में बच्चे को ये बताया गया कि तानाशाह शासक
तानाशाही रूप से शासन को अपने हाथ में लेकर के लोगों को सताता है। अभी अभी वर्तमान में तानाशाह शासन तो एक छोटा सा उदाहरण है, दक्षिण उत्तर कोरिया, हाँ उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग योंग उंग उंग, ठीक है कोई नहीं, उंग ही रहे, किम जोंग यूंग यूंग यूंग, ठीक है। तो जो भी है, तो कैसा है वहां पे यदि कुछ बोलता है उसके विरुद्ध, उसे शूट आउट करवा दिया जाता है, ठीक है। क्या क्या नहीं, कुत्ते से कटवा दिया जाता है, तो बहुत तरह की यातनाएं दिया जाता है वहां पे। तो ये सभी है तानाशाह शासन। और तानाशाह शासक हिटलर, मुसोलिनी, ये सब हमारे देश में तानाशाह, मतलब सॉरी हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व के तानाशाह शासक के नाम में अग्रणी है, ठीक है। पोलैंड में लोकतांत्रिक संघर्ष भी हुआ। एक चिली का कहानी सुनिए और पोलैंड का सुनिए, थोड़ा सा फैक्ट देखिए। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पूर्वी यूरोप के अनेक देशों में साम्यवादी दलों ने शासन स्थापित कर लिया। साम्यवादी दल तो कह के ये शासन करता है कि हम क्या करेंगे, किसान, मजदूर इत्यादि को का शासन होगा, अमीर का शासन नहीं होगा, पूंजीवादी का शासन नहीं होगा। लेकिन बहुत सारी जगह सही मायने में किसान मजदूर का होता है, बहुत उसके नाम पे बहुत लोग राजनीति करने लगते हैं, जैसे कि चीन में हो रहा है। इन देशों के शासकों और साम्यवादी दलों के पूर्व सोवियत संघ के साम्यवादी शासन वाले देश में से एक पोलैंड भी था, जहाँ पे साम्यवादी शासन था। उसमें पोलैंड पर जारूलेस्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी का शासन था। और अन्य साम्यवादी देश की तरफ पोलैंड में भी इस तरह से शासन था, जिसमें कि लोकतांत्रिक शासन नहीं था। और लोकतांत्रिक शासन नहीं था तो जनता को बहुत परेशानी होती थी, और राजनीतिक और बहुत सारे राजनीतिक दल को भी राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। इस तरह का तानाशाही शासन था पोलैंड में। और पोलैंड के गडास्क शहर की घटना है, जिसमें लेनिन जहाज कारखाना के मजदूर ने हड़ताल कर दी, क्योंकि एक क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाल दिया था। और साम्यवादी देशों में ऐसा नियम था कि साम्यवादी दल के मजदूर ही सिर्फ हड़ताल कर सकते हैं, उस दल के जो भी मजदूर है वही, बाद बाकी वाले मजदूर नहीं। और परिणाम स्वरूप हड़ताल को गैर कानूनी घोषित कर दिया, और यह आंदोलन पूरे शहर से देश में फैल गया। और पोलैंड के हड़ताली मजदूर ने सरकार के सामने 3 मांग रख दी। पहला कि देश में स्वतंत्र मजदूर संघ को मान्यता मिले, जो साम्यवादी दल से नहीं है, उनके अलावा भी जो मजदूर है उनको मान्यता मिले। राजनीतिक जितना भी बंदी बनाया गया उनको रिहाई कर दिया जाए, और प्रेस पर से सेंसरशिप हटा लिया जाए। ये 3 बातें कही गई। और लेक वालेसा कारखाना, जो कि पोलैंड में एक जगह है जहाँ के कारखाना का नाम है, वहाँ के इलेक्ट्रीशियन पद पे तैनात था। लेक वालेसा कारखाना में इलेक्ट्रीशियन पद पे, उस कारखाना में लेक वालेसा नाम का व्यक्ति है जो कि इलेक्ट्रीशियन के पद पे तैनात था। इसके नेतृत्व में सरकार ने 11 सूत्री मांग पर समझौता किया, जो गडास्क संधि कहलाया, ठीक है। और गडांग संधि के संधि नहीं, वहां पे संधि होगा, गलती से लिखा है और यहाँ सही है। गडांस्क संधि के बाद एक नया मजदूर संगठन बना, क्योंकि मजदूर को हमेशा, मजदूर क्या चाह रहा था यहाँ पोलैंड में, कि हमें लोकतांत्रिक रूप से अधिकार मिले और तानाशाही रूप से नहीं, कि जो हम कहेंगे वही करना होगा, जैसा काम बोलेंगे वैसा करना होगा, ये सभी चीज नहीं चाहता था वहाँ सैनिक। और आगे क्या हुआ, इसके बाद एक नया मजदूर संगठन बना, जिसकी लोकप्रियता पूरे पोलैंड में बढ़ गई। और इस मजदूर संगठन का नाम सेलिडरनोस्क अथवा सोलिडेरिटी रखा गया। और बहुदलीय पद्धति को सरकार ने पोलैंड में स्वीकार किया, क्योंकि पहले साम्यवादी एक ही दल होता था, अन्य दलों को चुनाव भी लड़ने नहीं दिया जाता था। अब जाकर के सरकार ने पोलैंड में स्वीकार किया, और परिणाम स्वरूप आगे चल करके जो ये नई पार्टी बनी थी, सोलिडेरिटी पार्टी, लेक वालेसा के नेतृत्व में चुनाव लड़ा, और वालेसा पोलैंड का पहला निर्वाचित राष्ट्रपति बना। चुनाव लड़ना और राष्ट्रपति बनना मतलब लोकतंत्र, चुनाव लड़ना राष्ट्रपति बनना मतलब लोकतंत्र। और ऐसे बोल दे कि हम आज से राष्ट्रपति है, ऐसे बोलने वाले बिना चुनाव लड़े बोल दे हम शासक है, हम ही जो करेंगे वो करेंगे, ऐसे करने वाले लोग क्या होंगे, तानाशाह। ऐसे करने वाले लोग तानाशाह। और 11 सितंबर 1973 में तख्ता पलट की बनी सरकार अलोकतांत्रिक थी, जिसका उद्देश्य अमीरों के हित को साधना था। पुनः 1988 में जनमत संग्रह के बाद चिली में लोकतंत्र की, ये फिर एक बार चिली की बात फिर से यहाँ पे रिपीट हो गया है, ये चिली की बात रिपीट हो गया। ये 3 लाइन नोट वाले के बाद वाला थोड़ा टाइपिंग एरर के कारण हो गया। अभी पोलैंड की बात चल रही है, चिली की बात कंप्लीट हुई है, ठीक है। ये पोलैंड की, अच्छा नोट है दोनों का, ये भी मान सकते हैं कि दोनों का नोट अपना अपना है। उसका नोट था चिली का, यह है पोलैंड का। तो 1980 के दशक की बात है ये, कि पोलैंड की साम्यवादी सरकार अलोकतांत्रिक थी,
तो लोकतांत्रिक का उल्टा अलोकतांत्रिक। चुन कर आए जब शासक तो लोकतांत्रिक, जब तनाशाह रूप से आ जाए तब अलोकतांत्रिक। ठीक है, जिसका नेतृत्व अलोकतांत्रिक थी, जिसका जेलेंस्की निरंकुश शासक, जारू जेलेंस्की निरंकुश शासक था। अच्छा, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया, एक के बार जारू जेलेंस्की 2 बार हो गया। यह सरकार अलोकप्रिय है, लेकिन 1980 में लोक वालेसा के नेतृत्व बनी पोलैंड की सरकार लोकप्रिय हुआ और यह निर्वाचित सरकार थी। तो किनके नेतृत्व में? लोक वालेसा के नेतृत्व में। ठीक है, थोड़ा सा ये कहानी कह कह के, पोलैंड का चिली का कहानी कह के बच्चे को ये समझाना था क्लास 9th में कि बच्चों देखो कि जहां लोकतांत्रिक सरकार होती है वहां जनता को दबाया सताया शोषण नहीं होता है। जहां अलोकतांत्रिक सरकार होती है वहां जनता को दबाया जाता है, शोषित किया जाता है। बस यही चीज था। और कभी हो सकता, मतलब बीपीएससी टीचर वाले एग्जाम में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, और बाद बाकी एग्जाम के लिए भी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों जगह कहानी है। आप बुक देख लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी पढ़ना है किसी भी जनरल कंपटीशन के लिए, एनसीईआरटी पढ़ना है तो पूछा जा सकता है। आइए पहले देखते हैं। फिर पहले नक्शे में 1950 तक लोकतांत्रिक शासन वाले देशों को दर्शाया गया है। अच्छा, ये बुक का जो नक्शा था उसमें, और सन 1975 तक कई औपनिवेशिक देशों को स्वतंत्रता मिल गई थी। 1975 तक आते आते कई ऐसे औपनिवेशिक देश, जिसपे खास करके इंग्लैंड, फ्रांस, पुर्तगाल इत्यादि देश जो अपना उपनिवेश बना कर रखा था, जहाँ का संसाधन वो अपने देश के हित के लिए यूज करता था, उन सभी देशों में क्या हुआ था? स्वतंत्रता मिल गई। और इन देशों को 1975 वाले दूसरे नक्शे में दिखाया गया है। बुक की बात हो रही है। इस तरह से आगे बढ़ते हुए तीसरा नक्शा में 2000 तक के देश दिखाया गया है, 2000 तक, ईस्वी 2000 तक। और इसमें थोड़ा सा क्या क्या बढ़ा है, जैसे जैसे औपनिवेशिक शासन कंप्लीट हुआ है, खत्म हुआ है, वैसे वैसे लोकतांत्रिक देशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। नक्शा में ये दिखाया गया है, लोकतांत्रिक देशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। और 21वीं सदी के शुरुआत तक लोकतंत्र की स्थापना हो चुकी थी, ये बताया गया है। और 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में, ये देखिएगा। अब यहाँ से जो दिख रहा है, कुछ कुछ पॉइंट यहाँ तक जो दिख रहा है, फिर गाना का शुरू होगा तो एक अलग स्पेशल हो जाएगा, लेकिन ये इतना जो पॉइंट है यहाँ से, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिएगा कैसे। 6ठी शताब्दी में बुद्ध काल में गंगा, ये बुद्ध काल कहलाता, पूरा महाजनपद काल ही बुद्ध काल कहलाएगा। ठीक है, वो बुद्ध के काल से भी संबोधित, केवल बुद्ध काल नहीं, महाजनपद काल अपनी जगह है, लेकिन उसको बुद्ध काल भी कह सकते हैं, क्योंकि उसी महाजनपद काल के दौरान बुद्ध का भी आविर्भाव हुआ। ठीक है, भगवान बुद्ध का। तो ये बात है, इसको बुद्ध काल भी कहा जाता है। और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व है वो समय, ईस्वी में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व होगा। तो बुद्ध काल में गंगा के कई गणराज्यों में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का प्रमाण मिले हैं। कौन कौन है इन गणराज्यों में? कपिल वस्तु का शाक्य है, और सबसे पहले लिच्छवी ही है, उसके बाद इसमें इन सबों में सुभार पर्वत के आगे का प्रांत, अलकंप की बुली, केरुपुत के कालाम समग्राम, कुशीनारा का मल, पिलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी, मिथिला के विदेह, विद्रोह नहीं विदेह, विदेह राजा, विदेह जनक, विदेह राजा जनक, विदेह आदि शामिल है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पूछेगा निम्न में से इससे क्या क्वेश्चन बनाया जा सकता है, जहां पे 3-4 जो अलग अलग लोकतांत्रिक सरकार है वहां प्रश्न बनाया जाएगा। निम्न में से कौन सा, किस राज्य में लोकतांत्रिक सरकार नहीं थी? तो ये सभी याद रखना होगा। कपिल वस्तु के शाक गणराज, सुहार पर्वत के आगे का प्रांत, अलकंपा, काबुली, केरुपुत के कालाम समग्राम, कुशीनारा के मल, पिल्ली वन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी और मिथिला के विदेह, ये सब याद रखना होगा। और न्यूजीलैंड में 1893 ईस्वी में जनता को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार प्राप्त हो गया था। सबसे पहले वयस्क मताधिकार एडल्ट फ्रेंचाइजी किन्हें प्राप्त हुआ? न्यूजीलैंड में 1893 में ही। और हमारे देश भारत में कब? 1947 ईस्वी में स्वतंत्र हुआ। और लोकतंत्र की स्थापना जब पूछे तो जब हम लोग स्वतंत्र हुए तब से ही लोकतंत्र मान सकते, लोकतंत्र। और गणतंत्र पूछे तो जनवरी 1950, गणतंत्र पूछे 26 जनवरी 1950, लोकतंत्र पूछे तो आजादी, लोकतंत्र पूछे तो आजादी। ठीक है, तो पीडीएफ तो सबको मिल गया है और बाद बाकी को भी दे देंगे। तो लिख पाते हैं कुछ तुरंत लिख लीजिए, नहीं लिख पाते हैं तो पीडीएफ देख करके एक बार रिवीजन करिएगा, और क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आएगा। पश्चिमी अफ्रीका वाला देश जो है घाना,
घाना पहले ब्रिटेन का उपनिवेश हुआ करता था। घाना किस महादेश में है? अफ्रीका महादेश में है। और पश्चिम, यदि अफ्रीका को 4 भाग में बांटे, पूर्व, उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, तो उसमें पश्चिम अफ्रीका में घाना आता है। और ये किसका उपनिवेश था? जिसका भारत था। ऐसे कह सकते हैं, जिसका उपनिवेश भारत था उसी का उपनिवेश घाना भी था। ठीक है। घाना के किसी चर्चित व्यक्ति का नाम यदि पूछ दे आपसे एकाएक, निम्न में से कौन से घाना के बहुत ही चर्चित व्यक्ति है, चर्चित राष्ट्रपति है? चलिए, आ जाएगा नाम, पढ़िए। घाना के अब ये राजनीतिक अधिकार हेतु यहाँ संघर्ष की शुरुआत हुई और एक सुनार के पुत्र शिक्षक लाम एनक्लूमा इस संघर्ष के नेता था और इस नेतृत्व में घाना, इसके नेतृत्व में 1957 में आजाद हुआ। किससे आजाद हुआ? 1957 में। भारत की आजादी के 10 साल बाद घाना आजाद हुआ। लेकिन यहाँ भी लोकतंत्र स्थिर नहीं रहा, क्योंकि एनक्लूमा ने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में चुनवा लिया, संविधान बना लिया कि जब तक जिंदा रहेगा एनक्लूमा तब तक राष्ट्रपति रहेगा। ये चीज जो है लोकतंत्र के लिए विरोधी चीज है। सेना ने 1966 में घाना के एनक्रूमा सरकार का तख्ता पलट कर दिया और वहां लोकतंत्र का खात्मा हो गया। ये एनक्रूमा याद रखेंगे। ठीक है। ये चर्चित का नाम कुख्यात और विख्यात दोनों में हो सकता है। ठीक है। आगे, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किस देश को कब प्राप्त हुआ? तो बताएंगे सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, ये लिस्ट रहा आपका। ठीक है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का न्यूजीलैंड को। सार्वभौमिक मतलब वह सबको, वयस्क मतलब सभी वयस्क को, सभी 18+ वाले एज ग्रुप को। वयस्क किसी देश में 1900 एज ग्रुप हो सकता है, 20 2100 हो सकता है, लेकिन वयस्क होना है। सभी वयस्क को मताधिकार, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बीमार है, अछूत है, खाना नहीं खाता है 5 टाइम, पानी में ही रहता है, पहाड़ पे रहता है, जंगल में रहता है, जहां भी रहता है, मतलब वयस्क है, मताधिकार देना ही होगा। पढ़ा लिखा है, नौकरी नहीं करता है, महिला है, पुरुष है, ठीक है, थर्ड जेंडर है, सबको देना ही वयस्क मताधिकार है। और ये वयस्क मताधिकार, और क्या हमारे देश में अंग्रेज के शासन काल में वयस्क मताधिकार था? हमारे देश में वयस्क मताधिकार में सबको नहीं था, सबको नहीं था। हाँ, तो कुछ न कुछ विवेद, कुछ विवेद कर देगा तो वो वयस्क मताधिकार नहीं हो। और उसमें सार्वभौमिक नहीं लगेगा। सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल, कोई भी वयस्क दे सकता है, कोई उसमें एक्सेप्शन न हो, इसको सब दे सकता है लेकिन इसको छोड़ के, ऐसा नहीं होना चाहिए, सब देगा। तो ये है सार्वभौमिक। न्यूजीलैंड को 1893, रूस को 1917, भारत को 1950, जर्मनी 1918, नीदरलैंड 1919, ब्रिटेन 1928, श्रीलंका 1931, तुर्की 1934, फ्रांस 44, जापान 45, अर्जेंटीना 1951, यूनान 1952, मलेशिया 55, ऑस्ट्रेलिया 1962, अमेरिका 65, स्पेन 78, दक्षिण अफ्रीका 1994। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत संघ के कुल कितने गणराज्य बने? 15 गणराज्य बने सोवियत संघ से टूट करके, अलग अलग देश की मान्यता मिली। भारत के पड़ोस में स्थित नेपाल देश में भी लोकतंत्र की कहानी के कुछ है। आप लोग नजदीक है तो सुने भी होंगे। पहले जो सरकार, राजा की सरकार थी, कोयला परिवार भी कहते हैं, है ना। और बाद में क्या हुआ? बीरेन सिंह था। अभी एन बीरेन सिंह उस, वो प्रचंड है, वो तो माओवादी सरकार है, जो खुद को गोली मार लिया, अपने परिवार को सबको मार, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है। आइए देखते हैं। 1948 में नेपाल का पहला संविधान बना। इस संविधान के अंतर्गत राजा ही नेपाल का वास्तविक शासक था। राजा जैसे ही होगा तो अपने पुत्र को आगे बढ़ाएगा। और 1959 में राजा महेंद्र ने नया संविधान लागू किया और संसद के लिए पहली बार चुनाव हुआ। लेकिन 19 राजा महेंद्र के देश में लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। राजा महेंद्र जब आया तो लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया। ठीक है, लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। और 1990 में नेपाल जन आंदोलन के परिणाम स्वरूप बहुदलीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई। और 1951 में वहां पे कहानी ऐसा है कि बना, लोकतांत्रिक हुआ, फिर तनाशाह हुआ, या फिर एक व्यक्ति के हाथ में शासन गया, फिर राजतंत्र हुआ, लोकतंत्र हुआ, राजतंत्र हुआ, 2-3 बार ये क्रम बदला है। ठीक है।
1951 में नेपाल में सांसद के चुनाव, नेपाली सांसद के चुनाव के कांग्रेस को बहुमत मिला था, वहां के नेपाली कांग्रेस को, और जीपी कोइराला देश के प्रधानमंत्री बने और नेपाल में पुनः लोकतंत्र स्थापित हुआ। और 1996 में नेपाल में माओवादियों द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए, राजतंत्र मतलब चुन तो लिए गए, लेकिन कोइराला परिवार ही मतलब हमेशा ये रहता था देश में। तो लेकिन फिर 1996 में नेपाल में माओवादी द्वारा राजतंत्र की समाप्ति के लिए, राजतंत्र मतलब राजा का तंत्र, ठीक है, एवं जनता की आवाज उठाने के लिए आंदोलन किए, और लास्ट में संविधान भी बना। और यही चीज पूछ रहे थे आप लोग, राजा वीरेंद्र, एन वीरेंद्र आप लोग कर रहे थे, नहीं, राजा वीरेंद्र कर दीजिए, हो गया। जून 2001 में राजा वीरेंद्र और इनके पूरे परिवार की हत्या कर दी गई, और इसके बाद ज्ञानेंद्र ने राज पद संभाला, और राजा ज्ञानेंद्र जो 2005 में संसद को भंग कर दिया और सरकार को बर्खास्त कर दिया, पुनः लोकतंत्र को समाप्त कर दिया। देखिए फिर हो गया लोकतंत्र समाप्त। और नेपाल में जन आंदोलन के कारण 2008 में संविधान सभा का चुनाव कराया गया, और नेपाल में प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर रामवर्धन यादव और प्रधानमंत्री पुष्प प्रचंड कमल दाहा, ऐसे प्रचंड हुए, प्रचंड भी वर्ड बोल सकते हैं, ये प्रधानमंत्री हुए। और यहाँ सदियों से चली आ रही राजतंत्र को अब समाप्त कर दिया गया था, और तब से आज तक यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। और पाकिस्तान में लोकतंत्र का संघर्ष जारी है, ठीक है, और वहां भी अभी तक स्पष्ट रूप से लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया है। जितना स्पष्ट रूप से भारत में लोकतंत्र है उतना स्पष्ट नहीं है वहां पे, ठीक है। अभी तो लोकतंत्र कह सकते हैं, लेकिन तानाशाह शासक कौन था? परवेज मुशर्रफ। परवेज मुशर्रफ के समय में तानाशाह शासक था। और म्यांमार में संघर्ष जारी है लोकतंत्र के लिए, ठीक है, वर्तमान में जारी है लोकतंत्र के लिए संघर्ष। और 1948 में औपनिवेशिक शासन से आजाद हुआ था भारत के 1 साल बाद, भारत 47 में और म्यांमार 48 में। ये प्रश्न सब पूछा जा सकता है। म्यांमार ने लोकतंत्र को अपनाया, परंतु 1962 में तख्तापलट के कारण लोकतंत्र का अंत हो गया, फिर लोकतंत्र अंत हुआ, फिर बना, फिर लोकतंत्र का अंत हुआ है। तो इस तरह से फिर 1990 में 30 वर्ष के बाद चुनाव हुए, जहां आंग सान सू की, है ना, की अगुवाई में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की अगुवाई में नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी को भारी बहुमत मिला, पर सेना ने सत्ता छोड़ने से इनकार कर दिया। और आंग सान सू की के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिली, अंतर्राष्ट्रीय रूप से इनको रिकॉग्नाइज किया गया। ये माना गया कि ये देश के लिए या जनता के लिए, जनता के शांति बहाली के लिए लड़ रही हैं, इसीलिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला, नोबेल का शांति पुरस्कार 1992 में। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई है? तो इस चैप्टर में कहीं ये भी समझाया गया बच्चे को कि इन सब देशों में जब संघर्ष होता है तो किनका काम होता है शांति स्थापित करना, तब आंसर आता है संयुक्त राष्ट्र संघ का। तो बच्चों बताओ कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को हुई, और इसमें 193 सदस्य है। वर्तमान में कितने हैं? और 2001 में दक्षिणी सूडान जो है नया सदस्य बना है, तब से आज तक वही है। और संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग है, कौन कौन है? एक महासभा है, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इसमें कुल कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5 होते हैं। और 5 अस्थायी सदस्य में कौन कौन है? अमेरिका, लिखेंगे क्योंकि यहां से भी प्रश्न बनाया जा सकता है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, रूस। 5 हो गया। रूस, ये 5 क्या है? अस्थाई, परमानेंट मेंबर है, और इनके हाथ में है वीटो पावर। कुछ वीटो पावर, कुछ भी काम हो रहा हो, कोई भी एक मेंबर कह दिया कि ये नहीं होगा तो बिल्कुल भी, 4 कह रहा होगा, 1 कह रहा नहीं होगा तो नहीं होता है वो। इतना खतरनाक पावर है ये, है ना। और जब भी बात होती है भारत को भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो कोई न कोई एक विरोध करता है, और खास करके चीन करिए देता है। और बनाया ही ऐसा गया है कि बहुमत वाला होता तब तो भारत को मिल गया होता। ऐसा कहा जाता है कि बहुमत जिनके पास है, जो ज्यादा लोगों का समर्थन प्राप्त किया हुआ है, ज्यादा देशों का, वो ही बनेगा संयुक्त राष्ट्र संघ में, यूएनओ में, यूनाइटेड नेशन में स्थायी मेंबर। तब भारत कब का बन गया होता। और खास करके भारत जब भी चर्चा करता है तो पीछे से पाकिस्तान कहता है कि भारत को दोगे तो हमको भी देना पड़ेगा।
वो वाला लड़ाई घर में जब दो बच्चे लड़ते हैं, मम्मी से बोलता है कि मम्मी भैया को दोगे तो हमको भी देना होगा, या बड़ा बेटा कहता है कि छोटे वाले के उनको दोगे तो हमको भी देना पड़ेगा। ठीक वैसे ही लड़ाई होती है। और खास करके जर्मनी और ज्यादा परेशान करता है, कहता है कि जब अर्थव्यवस्था के हिसाब से ही दीजिएगा सबको, तो हम भी अर्थव्यवस्था के क्रम में पोजीशन रखते हैं ना, तो हमको भी दीजिए। और इसको इसको कहा जाता है कि ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? तो एक जो बहुत छोटा महादेश है, वहां से दो दो देश, और एक जो सबसे बड़ा महादेश है वहां से केवल एक देश, और इधर से जापान भी कहता है, हमको भी दीजिए, क्योंकि हम हर एक मामले में आगे है। जर्मनी कहता हम भी आगे है, जापान कहता हम भी आगे है सब कुछ में, शक्ति पर। फिर वही कि वो नहीं होता मिनिमम गवर्नेंस वाला कॉन्सेप्ट, कम लोग है तो अच्छे अच्छे चीजों पर निर्णय आ सकता है, फिर इसका वो उतना वैल्यू नहीं रह जाएगा। सबको दे दिया जाए, कुछ भी आएगा, थोड़ा सा भी पसंद नहीं तो नहीं आएगा। ऐसे दिखेगा नहीं, लेकिन काम तो करता ही है, काम करता ही है। हाल फिलहाल में जब युद्ध छिड़ा है, रसिया और यूक्रेन का बीच में संघर्ष चल रहा है, तो उस समय लगता है कि अप्रभावी हो गया। लेकिन कभी कभी जब यूनिटी की बात आती है, किस देश को लेना है, किस देश को जाना है, कौन परमाणु बना रहा नहीं, तो भय है इस चीज का, भय है इसमें। जो सबसे ज्यादा डोनेशन देता है अमेरिका, ठीक है, उसके बाद चीन भी देता है, तब भारत भी है, तो भय है पूरा। मतलब यूएन की बात कर रहे हैं, विश्व शांति स्थापित करने के लिए, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा करता है, विश्व में शांति स्थापित करने के लिए सबसे ज्यादा खर्चा अमेरिका, दूसरे नंबर पर भारत है विश्व सैनिक में। तो है, अपने अपने जगह है। कहीं जब जलवायु परिवर्तन की बात आए तो सब मिलकर काम कर लेता है, ऐसा ऐसा नौबत आए तो मिलकर काम करता है। हाँ, जब इनमें से किन्हीं पे बात आ जाए तब आपस में लड़ने लगता है। इनके अलावा, इतने के अलावा जब कहीं बात चलती है तब सब मिलकर काम करता है। हाँ, फिर कोई किसी का बहुत ज्यादा फेवरेट वाला कंडीशन ना देश ना हो, जैसे पाकिस्तान के अजहर मसूद पे जब जब भी वैश्विक आतंकवादी घोषित करना हुआ, तो उससे तो पाकिस्तान की छवि धूमिल होती, तो चीन बीच में आकर रंगा लगा दिया, नहीं ये वैश्विक आतंकवादी नहीं है, ग्लोबल टेरर नहीं है। तो ये चीज है, दोस्ती भी निभाता है ना, दोस्ती भी निभाता है सब, एक देश दूसरे देश के साथ। हाँ, वीटो पावर है इन लोगों के पास, कुछ भी होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में जब पता ये कर देता कि हाँ, जैसे कि एक केस है, केस तो ऐसा सब बहुत आते रहता है। एक केस है कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवादी जब भारत प्रस्तावित किया, प्रस्ताव लाया कि मसूद अजहर को वैश्विक आतंकवाद घोषित किया जाए, तो सब देश बोला हाँ हाँ सही है, ये इसका प्रमाण है कि इसको वैश्विक किया जाएगा। बोला कि नहीं, नहीं है ये। चीन बोला नहीं है। ये किसके दबाव में या किससे दोस्ती निभाने के चक्कर में? पाकिस्तान से। और किनको दबाने के चक्कर में? भारत को। भारत आगे ना बढ़ जाए, भारत का सब सपोर्टर ना हो जाए। तो बहुत सारी बातें हैं, वो तो आगे देखेंगे। आइए देखते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, 10 अस्थायी सदस्य प्रत्येक। इसमें होता क्या है, अस्थायी में ये परमानेंट नहीं, अस्थायी है, टेम्पररी इनको बोलेंगे। और सदस्यों का चुनाव महासभा 2 वर्ष के लिए करती है। 2 वर्ष को, 2-2 वर्ष के लिए। बीच में भारत भी बना हाल फिलहाल में। फिर आगे फिर होगा 2 वर्ष होगा, किन्हीं और 10 को चुन लेगा, फिर अगला 2 वर्ष होगा, किन्हीं और 10 को चुनेगा। ये बदलते रहता है, ऐसा चीज है। और संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अपना सचिवालय भी है, और जो अमेरिका के न्यूयॉर्क में अवस्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। ठीक है। यूनेस्को का कहाँ है? यूनेस्को का पेरिस में। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? द हेग। द हेग। ठीक है। तो ये सभी चीज है, वहां इंपॉर्टेंट फैक्ट है, वो सब भी देख लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और ज्यादा फैक्ट आएगा, और ज्यादा इसमें कहानी सब है। और धीरे धीरे आकर के देखिए ना, ये कोर सिविक्स, कोर पॉलिटी यहाँ से शुरू होगा। ये सब चीज सब भारत में संविधान का निर्माण। अभी तो कुछ कुछ कहानी भी लग रहा होगा सर, आज तक कहाँ पोलैंड वाला, चिली वाला प्रश्न पूछा गया। ठीक है, मानते हैं आपकी बात को, लेकिन जानकारी रख लीजिए, क्या दिक्कत है? एनसीईआरटी एससीईआरटी में है। बाद बाकी स्टूडेंट को कह रहे, खास करके एसएससी वाले भी कुछ स्टूडेंट है, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा वाले कुछ स्टूडेंट, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, आप लोग ये न कहे
कि सर चिली और पोलैंड का आज तक कहाँ किसी एग्जाम में पूछा। अब समय आ रहा है, खास करके दरोगा में और बिहार पुलिस में आप क्वेश्चन निकाल के देखिए, तो सिविक्स से वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब सिविक्स से, सोशल साइंस से भी, सोशल साइंस से, सोशोलॉजी से, सॉरी, सोशोलॉजी सबसे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो समय आ रहा है, इसीलिए आप लोग को सब कुछ देख लेना है। लोकतंत्र क्या है, सबसे पहला प्रश्न था यहाँ। वैसी शासन व्यवस्था जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है, लोगों के हित में शासन करती है, ऐसी शासन व्यवस्था को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोकतंत्र प्रश्न पूछेगा, निम्न में से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है। तो आप लोग छांट सकते हैं, क्योंकि हम लोग लोकतांत्रिक देश में हैं। हम लोग छांट सकते हैं, जो हमको लगेगा कि हमारे देश में नहीं चल रहा है, उनके बारे में बोलेंगे ये लोकतांत्रिक सही नहीं है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है। जैसे देखिएगा, लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि ही सारे फैसले लेते हैं, सही बात है। लोग और जब और क्या होता है, खास करके अब एग्जाम सब में स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आता है, यूपीएससी में रहता ही है, बीपीएससी भी अब कर दिया धीरे धीरे। बीपीएससी वो वाला जिनको हम लोग स्टेट पीसीएस बोलते हैं, स्टेट पीसीएस वाला बीपीएससी अब वैसा ही कर दिया है, स्टेटमेंट वाला। पूछे और कैसे पूछता है यूपीएससी, लोकतांत्रिक सरकार की विशेषता से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है, वैसा ही प्रश्न आता है। ऐसा ही प्रश्न आता है, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। देखें क्वेश्चन सब यूपीएससी बीपीएससी का, निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है। अब वो फैक्ट नहीं, वो कॉन्सेप्ट हो गया। इसीलिए ये भी समझना है, क्योंकि एक दो क्वेश्चन सब एग्जाम में ऐसा ऐसा आता है। अब ऐसा समय आ गया है, एक दो क्वेश्चन सब एग्जाम में, और बीपीएससी जिसमें लगा, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी स्टेट पीसीएस, उसमें तो अब रहेगा ही रहेगा। चलिए देख लेते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है, जनता के द्वारा चुनी हुई प्रतिनिधि फैसले लेते हैं, सही बात है। चुनाव निष्पक्ष होता है लोकतंत्र में। अरे होता है, नहीं होता, हाँ बोलेंगे आप। यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो भी जाता है, काउंटिंग के समय घोटाला कर भी लिया जाता है, फिर भी आप हाँ ही बोलेंगे, सही मानेंगे, ठीक है। आप ये सोचने लगिएगा, अरे कहाँ हुआ था, इसीलिए गलत है, गलत चुन के नहीं आ जाइएगा। तो ये चीज है, हाथी के दो दांत, दिखाने के अलग, खाने के अलग, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, दिखाने वाला दांत। खाने वाला क्या है, उसको साइड कर दीजिए, नहीं ऐसे नहीं कि क्वेश्चन अपने ईगो पे लेकर के क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। ऐसा चीज तो लोकतंत्र में है ना, तो क्यों दे हैं, हाँ ना देते, चलो। चलिए, निष्पक्ष चुनाव होता है, सही बात है, होता है। स्वतंत्र चुनाव होता है, हाँ होता है। चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा निर्धारित तौर तरीकों से चलती है, हाँ चलती है। नियम के अंदर ही काज करती है, हाँ करती है। सरकार के लोगों को अधिकतर को सुरक्षा, सरकार लोगों को अधिकार को सुरक्षित रखती है, हाँ रखती है। रखे ना रखे, हाँ रखती है। चलिए, ये सभी जो हमारे देश में है सब कुछ में हाँ लगाएंगे, जो नहीं है एक आध एग्जाम्पल दे सकते हैं आप लोग भी, हम भी दे सकते हैं। क्या कि लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार अपने मनमाने ढंग से काज करती है, नहीं। लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार में फैसला फैसला के लिए सबका राय नहीं लिया जाता है, नहीं, ऐसा नहीं है। लोकतांत्रिक रूप से फैसला लिया जाता है, वोटिंग कराया जाता है। कोई विधेयक पास होगा तो चाहिए ना, बहुमत चाहिए ना, विधेयक ऐसे पास नहीं होगा। तो ऐसा ऐसा आपको खुद दिख जाएगा कि ये गलत हो रहा है, ठीक है, ऐसा चीज है। आइए, चुनाव में दलों की भागीदारी होती है लोकतांत्रिक सरकार में। जहां लोकतंत्र नहीं है वहां नहीं होगी, दल दल नहीं आएगा, यहाँ सब दल। आप भी दल बना लीजिए, कल सिंबल मिल जाएगा, आप भी लड़ सकते हैं, है ना। नया नया दल आते रहता है, जब चुनाव आता है तो नया दल आ जाता है, अलग अलग दल है। बिहार में तो और ज्यादा है। और भागीदारी होती है जिसमें कई लोगों के पास शासकों को बदलने का विकल्प भी होता है। हाँ, भले हम लोग नहीं बदलते हैं, अलग बात है, लेकिन विकल्प है हम लोग के हाथ में। कहा जाता है, रोटी को उलटते पलटते रहना चाहिए। एक ही, यदि रोटी को उल्टेंगे पलटेंगे नहीं तो क्या होगा, रोटी जल जाएगी। जलने का सेंस यहाँ पे क्या होगा, शासन में मनमानापन होगा। हम कुछ करेंगे तो भी ठीक, नहीं करेंगे तो भी ठीक, हमको तो चुनिए रही है जनता। और यही वजह है, यदि 30 साल 40 साल का उदाहरण ले, पिछले 30-40 साल का, यहाँ की जनता भाव में भावना में बह करके एक ही सरकार को चुनते अपना ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए। यदि राजस्थान और महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसी बात होती, हर एक 5 साल पे बदल दो, कोई भी रहे, आपके जात का, आपके रिलेशन का ही क्यों ना हो वो आदमी, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, बदल दीजिए। बदलने से होता क्या, उनको डर लगा रहता,
हम नहीं काम करेंगे, हम नौकरी नहीं देंगे, हम अच्छे से काम नहीं करेंगे, अगले साल बदल देगा, अगला साल हम फिर से रिपीट कर जाए, फिर से चुन लिया जाए, हमको चुन लिया जाए, इसीलिए हम अच्छा काम करते हैं। और वो अच्छा करता तो उससे अच्छा वो करता, उससे अच्छा वो करता, तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होता। ये चीज बिहार में कमी है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बदलने का विकल्प है जनता के पास, जनता बदले ना बदले, अवसर उपलब्ध है, लोकतंत्र के गुण और दोष दोनों है। भारत में आपातकाल कब घोषित किया गया था? 1975 में। उस समय जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, आपातकाल घोषित किया गया था, और इसी समय संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। आइए हम लोग अब तीसरे अध्याय में जैसे ही आएंगे, यहाँ पे फैक्ट और क्वेश्चन का भरमार है सभी जगह, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर, हर एक जगह, हर एक एग्जाम के लिए यहाँ से भरमार है आपके लिए फैक्ट, कॉन्सेप्ट भी, फैक्ट भी, हर एक चीज लगेगा कि अब हम लोग कोड क्वालिटी में आ गए हैं। संविधान क्या है? संविधान, तो ये संविधान है कि कानूनों का संग्रह। संविधान क्या होता है? लोकतंत्र की सफलता के लिए एक संविधान का होना आवश्यक माना जाता है, और किसी देश के शासन जिन नियमों और सिद्धांतों से चलती है, के आधार पर चलता है, उस सिद्धांत या नियम के संग्रह को संविधान कहते हैं। कोई आपसे प्रश्न पूछ दे संविधान क्या है, आप मत रट्टा रट्टा या परिभाषा मत याद करिए, आप अपने समझे हुए चीज को बोलिए, वो चीज ज्यादा बेटर आपको दिखेगा, कॉन्फ्यूजन नहीं दिखेगा आपके चेहरे पे। संविधान क्या है अपनी भाषा में बना लीजिए, कि देश कैसे चलेगा, देश में कौन सा सिद्धांत है, कौन सा नियम है, कौन सा कानून है, इन सभी बातों को जहां पे संग्रह करके लिख दिया गया है, वही संविधान है, अपनी भाषा। ठीक है, ऐसे बोलिएगा आप लोग भी, यदि कभी कोई पूछे, या कल हो करके आपके घर में बच्चे हो, या आपको पढ़ाने का मौका मिले स्कूल कॉलेज कहीं यूनिवर्सिटी कहीं भी, तो आप ऐसे जवाब देंगे। आइए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना लंबे संघर्ष के बाद मिली, और दक्षिण अफ्रीका में किस नीति पर आधारित शासन व्यवस्था पर आधारित थी है नहीं थी, रंगभेद नीति के आधार पर थी। ठीक है, और दक्षिण अफ्रीका यूरोपीय देशों का उपनिवेश था, खास करके यूरोप वाले देश, खास करके हमेशा अक्सर देशों पे, अधिकतर देशों पे उनको उपनिवेशिक बनाया था, अपने उपनिवेश में लिया था, उस पर कब्जा करके वहां के संसाधनों का दोहन किया। और रंगभेद नीति से तंग आकर के दक्षिण अफ्रीका के, हाँ हेलो, एक सेकंड रुकिए, ब्लूटूथ कनेक्ट, हाँ बोलिए। हाँ क्लास में है। तो रंगभेद नीति से तंग आके दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने विद्रोह करना शुरू किया,
जब गोरे की सरकार को लगा कि विद्रोह का स्वरूप बड़ा होता जा रहा है, तब तब उन्होंने जोर जबरदस्ती से शासन नहीं चलाया जा सकता है, तब गोरे सरकार ने अपनी नीति परिवर्तित करना शुरू किया और भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगा पाबंदी भी हटा लिया। कहाँ की बात हो रही है? दक्षिण अफ्रीका की बात हो रही है। गोरे की सरकार ने 28 वर्षों तक जेल में कैद रहने वाले नेल्सन मंडेला को भी आजाद कर दिया। अंत में वहां गणतंत्र और लोकतंत्र दोनों की स्थापना हुई। ठीक है। और भारतीय संविधान का निर्माण, अब भारत के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में है। सबसे पहले प्रश्न पूछा जाता है, यह किसने उद्गार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो महात्मा गांधी ने 1922 ईस्वी में यह कहा। यह इसके इसके पीछे क्या तात्पर्य है कि भारत के लोगों को कैसे, क्या भारत के लोगों के लिए क्या नियम कानून बनेगा, कौन सा विधि, कौन सा रूल रेगुलेशन बनेगा, ये तय करने वाला विदेशी नहीं होगा, ये तय करने वाला भारतीय होगा। अर्थात यही कहने का मतलब हुआ, उद्गार व्यक्त किया, मतलब स्टेटमेंट दिया कि भारत का संविधान भारतीय लोगों के इच्छा अनुसार होगा। ठीक है। और 1924, देखिए डेट क्रम याद रखिएगा, यहाँ तक कम से कम 37 और जब तक हुआ है। और खास करके संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत? कैबिनेट मिशन। खास करके कैबिनेट मिशन तक वाला जो सीरियली डेट है, उन सभी चीजों को याद रखिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं। तीन कमीशन था, साइमन, क्रिप्स और कैबिनेट। तो तीनों में जो बारीक अंतर है, उन तीनों बारीक अंतर को समझिएगा। ठीक है। तो एक क्वेश्चन भी पूछ ले आप लोगों से, साइमन कमीशन से संबंधित घटना, बहुत महत्वपूर्ण घटना, बताइएगा। साइमन कमीशन से क्या याद आता है, किस लिए आया था, कम से कम यही बता दीजिए। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम लाया गया था, उनकी समीक्षा के लिए आना था 10 साल बाद 1929 में, लेकिन हड़बड़ी में आ गया पहले। 1927 में गठित हुआ और 1928 में आया। सही डेटा है 3 फरवरी 1928 को। और आने के बाद क्या हुआ, भारत के जो एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर है लाला लाजपत राय, विरोध तो सब जगह हुआ, लेकिन उनके विरोध में कुछ स्पेशल चीज हो गया, कुछ अलग चीज हो गया। साइमन गो बैक के नारा लगाते लाला लाजपत राय पर करके बताएंगे, डिटेल से बताएंगे। ये चीज हो गया। उसके बाद हो गया साइमन के बाद क्या था, क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन में क्या था, क्रिप्स मिशन किस समय से संबंधित है, किस युद्ध से संबंधित है, किस आंदोलन से संबंधित है, ये कम से कम बता दीजिए, बेसिक नॉलेज ये। क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इस क्वेश्चन को घुमाता है। ठीक है। असफलता के बाद भारतीय जो चाह रहा था क्रिप्स मिशन से, वो भारतीयों को नहीं मिला। तो क्वेश्चन ऐसे करके पूछा जाता है परीक्षाओं में कि किस मिशन या किस कमीशन के असफलता या किसके असफलता के बाद भारत में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ, क्रिप्स मिशन। ठीक है। उसमें जो मांग था भारतीयों का वो नहीं मिला, अंग्रेज जो देना चाह रहा था भारतीय वो लेना नहीं चाह रहा था, ये सभी चीज है। और संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन। ठीक है। इसमें याद रखेंगे 28, 42, 46। 28 में साइमन कमीशन भारत आया, 42 में क्रिप्स मिशन और 46 में कैबिनेट मिशन। आइए आगे बढ़ते हैं। 22 वाली बात, महात्मा गांधी वाली बात कंप्लीट। 24 वाली बात, मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ये एक तो उद्गार व्यक्त कर दिया गया, और दूसरे जो मोतीलाल नेहरू है, इनके द्वारा ब्रिटिश सरकार से मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा। तो संविधान सभा की पहली मांग 1924 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया, और इस समय तक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक अलग पार्टी का गठन कर लिया था, और पार्टी का क्या नाम है, स्वराज पार्टी। तो वहां से भी प्रश्न बना लेता है, निम्न में से किस पार्टी का यह अब नाम गोन कर दिया और पार्टी का नाम, पार्टी द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा गठन होगा, स्वराज पार्टी। तो घुमाने का ये हुआ एक तरीका कि पार्टी का नाम पूछ लिया, आदमी का नाम गौन कर दिया।
तो अब याद रखिए, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, वहां से जवाब दीजिए। 1928 में मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत संविधान लिखा था, और इसी को क्या बोलते हैं? नेहरू रिपोर्ट। इसी को बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट यही चीज है। ये 24 में ही मांग कर लिया स्वराज पार्टी के थ्रू, लेकिन 1928 में जो है ये व्यक्तिगत रूप से है। मोतीलाल नेहरू है, 8 अन्य कांग्रेसी नेता है, एक नया संविधान भी लिखा है, ये चीज है। और बात आती है और आगे बढ़िए तो 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ और एक प्रस्ताव भी आया, और प्रस्ताव में यह रूपरेखा रखी गई थी कि आजादी के बाद भारत का संविधान कैसा होगा। और 1937 में के बाद पूरे ब्रिटिश शासन वाले भारत में प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराया गया था। प्रादेशिक मतलब कि जो प्रदेश होता है, राज होता है, एमएलए टाइप का चुनाव हुआ था। प्रादेशिक असेंबली तो ही हुआ, एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। तो प्रादेशिक असेंबली के लिए चुनाव कराए गए थे। आइए, इनमें बनी सरकार पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं थी। ठीक है, लोकतांत्रिक भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किस चीज का पड़ा है? भारत शासन अधिनियम 1935 का। ठीक है, ऑप्शन में क्या क्या रहेगा? भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935 या और 1861, ऐसे करके 4-5 ऑप्शन रहेगा। मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, ये सभी चीज रहेगा। ठीक है, तो उसमें से क्या याद रखना है आप लोग को? भारत शासन अधिनियम 1935। और संविधान सभा, चुने हुए प्रतिनिधि को जो सभा संविधान नामक विशाल दस्तावेज को लिखने का काम करती, उसे संविधान सभा कहा गया। देखिए, संविधान सभा को समझना है तो ऐसे समझिए कि जैसे एमएलए का चुनाव होता है या एमपी का चुनाव होता है। चुने हुए लोग कहाँ जाते, कहाँ बैठते हैं? एमएलए है तो विधानसभा में, एमपी है तो लोकसभा में, संसद में बैठते हैं। अच्छा, बैठ करके क्या करते हैं? किसी भी नया नया कानून भी बनाते रहते हैं। नया नया कानून बनाते रहते हैं कि ये लाना है, ये नहीं लाना है, ये सही है। कभी किसान बिल, तो कभी नया शिक्षा नीति, तो कभी कुछ आते रहता है। ठीक उसी तरह से, तो ये इमेजिन कर लीजिए, बस वही चीज है। आप लोग टीवी मोबाइल पर चर्चा देखे ही होंगे सब। आगे अध्यक्ष महोदय बैठे हैं और ऐसे एक तरफ पक्ष एक तरफ विपक्ष है, और अध्यक्ष महोदय से सब वार्तालाप हो रही है। ऐसे गोल बना रहता है, तो थोड़ा सा ज्यादा मेंबर भी ज्यादा है तो कुछ इस साइड भी दिखेगा, कुछ इस साइड भी दिखेगा, कुछ इधर दिखता है, कुछ इधर दिखता है, लेकिन सेपरेशन होता है पक्ष विपक्ष का। ये हुआ, ये तो हो गया। अभी वर्तमान में कोई चीज आता है, सत्ता पक्ष लाया तो विरोध वाला विपक्ष उसका विरोध करेगा, और विपक्ष कुछ बोल रहा है तो सत्ता पक्ष, सही हो चीज है तो दोनों एक दूसरे का विरोध करेगा। सत्ता का सही है तो विपक्ष विरोध करेगा करेगा ही। यही भी नमूना है हमारे लोकतंत्र की। अच्छो चीज है तो यो विरोध होगा, गलत है तो विरोध होता ही है। और यही चीज है, यदि विपक्ष भी बहुत अच्छा चीज बोल रहा है, सभी जनता को पता है कि ये विपक्ष बोल रहा है ये सही है, सत्ता बोल रहा है वो गलत है, फिर भी वो क्या करेगा? उस चीज को इग्नोर करेगा, डिनाई करेगा, कहेगा नहीं ये सही नहीं है, अपना अलग अलग तर्क देगा। तो ठीक इसी तरह से हम संविधान सभा समझाना चाह रहे हैं। संविधान सभा में चुनाव हुआ, चुने हुए लोग ऐसे बैठे, अब कुर्सी टेबल पर बैठे कि दरी बिछा के बैठे, इस चीज का कहीं जिक्र नहीं है या हमको पढ़ने में नहीं आया, इसका कहीं कहीं जिक्र होगा, हो सकता है, कभी पूछा भी नहीं गया, लेकिन ऐसे ही बैठे। और बैठ करके अध्यक्ष पहले तो बनाए गए कुछ दिन के लिए ही, जिनको अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को 9 दिसंबर 1946 को, और अगले 2 दिन में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बना दिया गया। और अध्यक्ष वाले कुर्सी देखे हैं, ठीक उसी अध्यक्ष बैठते होंगे, सब चर्चा क्या करता होगा? अच्छा, ये जो दे रहे हैं कि सबको समान अधिकार, मौलिक अधिकार, मतलब अलग अलग तरह कानून पे चर्चा होती होगी कि ये जो दे रहे हैं लोगों को, सबको समान अवसर मिलेगा, किसी से भेदभाव नहीं होगा, छुआछूत अंत हो जाएगा, उपाधि का अंत हो जाएगा, अल्पसंख्यक है उसके लिए अधिकार है, बहुसंख्यक है उसके लिए अधिकार है, मंदिर के लिए, मस्जिद के लिए, धर्मनिरपेक्ष ये है, सब चर्चा होता होगा। तो उसमें से वोटिंग कराया जाता होगा कि जितने भी मेंबर को जनता चुन के भेजा है, कौन कौन इसके पक्ष में है, ये जो कानून है, ये फलना 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 ये जो फलना कानून है, इसके पक्ष में वोटिंग कीजिए कि आप लोग सहमत है ये चीज लाया जाए। तो ज्यादा लोग कहेगा कि नहीं नहीं लाया जाए, तो वो चीज क्रॉस। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं, इसमें क्या सुधार हो? नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ दिया जाए, छोड़ दिया जाता होगा। हाँ, इसमें ये सुधार करके लाया जाए, क्योंकि हमारे देश की स्थिति परिस्थिति ये है
हमारे देश की जनता अभी उतनी जागरूक नहीं हुई है, इसीलिए ऐसा कानून नहीं लाया जाए, तो इस तरह से हुआ होगा। ये इमेजिन करवाया आप लोग को, आगे बढ़िए। बस उस इमेजिनेशन पे अब सारा फैक्ट याद करिए। भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 में। संविधान सभा की पहली बैठक कब? दिसंबर 1946 में। ठीक है, पहली बैठक भी हुई है, और इसी पहली बैठक में 9/11 वाला कहानी आता है। और एक और कहानी था, एक और नया चीज जोड़े थे, 4 फैक्ट बता दिए थे। 6 को क्या था? संविधान सभा का गठन। चलिए, 6 को संविधान सभा का गठन हुआ है, इसीलिए दिसंबर ही वर्ड यूज होता है। पहली बैठक भी हुई है, और इसके तत्काल बाद भारत 2 हिस्सों में बट गया। ये सब चीज आया उसके बाद में बटा है। भारत का विभाजन कब? 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त को। इसके बाद ही हुआ, इसीलिए तत्काल बाद वर्ड यूज कर लिए हैं। तो बाद भारत पाकिस्तान का विभाजन हो गया। भारतीय संविधान में लिखने वाली सभा में 299 सदस्य थे। ठीक है, और विभाजन के बाद है कि विभाजन के पहले का है? बाद का। पहले कितना था? 389। 389। आइए, तो इसे ये बाद का है, जब विभाजन हो गया तब का है। संविधान बनाने के कार्य में कार्य 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ और लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, और इसीलिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। कुल कितने वर्ष गंभीर चर्चा के बाद संविधान तैयार हुआ? 3 वर्षों में। 3 समय तो वर्ष में 3 वर्ष, और दिन में बोले तो 114 दिनों की गंभीर चर्चा। इसका मतलब हुआ 3 वर्ष में तो 365 गुना देंगे तो 1000 के आसपास आता है डेट। ठीक है, लेकिन चर्चा हो सब दिन नहीं हुआ था, चर्चा हुआ दिन तक। से बैठा के ये कानून लिए हैं सब। बहस की हर बात रिकॉर्ड किया गया, ये भी रिकॉर्ड में है अभी तक। क्यों कहा गया कि ये लाना चाहिए, क्यों कहा गया कि ये नहीं लाना चाहिए, रिकॉर्ड किया गया ताकि आने वाला पीढ़ी सुने और उस तरह से उसके आगे और संभाल कर रखा भी गया है इसको। जितना भी संविधान की कार्रवाई हुई है ना, विधानसभा लोकसभा की, आज तक सारा पड़ा हुआ है, रिकॉर्ड है वो। ठीक है, और इन्हें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स नाम से 12 खंडों में प्रकाशित भी किया गया, ताकि लोग भी। संविधान निर्माता की सूची में महात्मा गांधी का नाम नहीं था, वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, वे चुनाव ही नहीं लड़े थे। ठीक है, इसीलिए वे सदस्य नहीं थे। और बहुत सारे स्टूडेंट, हमको लग रहा है यदि एकाएक आ जाए एग्जाम में प्रिपेयर, पहले से प्रिपेयर ना हो इस क्वेश्चन के लिए, तो अपने आप से 10 बार सवाल करेगा, ये था नहीं था नहीं था, करेगा। क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट व्यक्ति कोई छूटे ही नहीं है जो संविधान सभा में ना हो। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, कोई भी नहीं छूटे हैं। एकमात्र व्यक्ति जो चुनाव लड़ने से अलग रहे, बापू, महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता। ठीक है, वो अलग रहे। इसीलिए आपसे यदि कितना भी भाव में रहे, आवेश में रहे, टेंशन हेजिटेशन में रहे, एग्जाम के प्रेशर में रहे, आप इस बात को बहुत बारीकी से ध्यान रखेंगे। क्या महात्मा गांधी संविधान सभा के अध्यक्ष थे? क्या महात्मा गांधी जिसमें भारत आजाद हुआ था कांग्रेस के सदस्य थे? उन्नीस सौ 24 में थे। क्या बोले थे? जब भारत आजाद हो जाए तो कांग्रेस को ही खत्म कर देना है। लेकिन कैसे रहते वो तब? नहीं थे, नहीं थे। ठीक है, कांग्रेस के मेंबर नहीं थे। चलिए, कोई बात नहीं, ये सब बात थोड़ा सा बारीकी से समझ के रखिएगा आप लोग, नहीं तो एकाएक लगेगा तो अपने आप से क्वेश्चन सही गलत करते करते गलत ना हो जाए। 1931 में अपनी पत्रिका यंग इंडिया में उन्होंने संविधान में अपनी अपेक्षा लिखा। वो क्या लिखे जब वो उसमें थे ही नहीं, तो पत्र के माध्यम से। अच्छा, वो थे नहीं, लेकिन उनका प्रभाव पड़ा संविधान पे। बताइएगा आप लोग कैसे पड़ा होगा, सोचिए जरा। बस उसी तरह से और कुछ होगा, और कुछ हो सकता है। हाँ, सही बात है, ये सही। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका हम क्वेश्चन बताएंगे आप लोग को। ये पूछा जाता है, बहुत सारा क्वेश्चन होता है। देखिए, 3 तरह के दर्शन है भारतीय संविधान में, मुख्यतः 3 तरह के दर्शन है। गांधीवादी दर्शन, एक है उदारवादी दर्शन,
गांधीवादी, उग्रवादी नहीं होगा, गांधीवादी, उदारवादी और समाजवादी। हाँ, समाजवादी। 3 तरह का दर्शन है संविधान में। तो गांधीवादी दर्शन में बहुत कुछ है, जिसमें कि पशु हत्या नहीं हो, और फिर पशु हत्या ना हो, कृषि से संबंधित, पंचायत से संबंधित, कुटीर उद्योग से संबंधित, ये सब गांधी जी का थॉट है। तो गांधी जी नहीं थे उस संविधान सभा में, फिर भी गांधी जी के विचार को कैसे अपना लिया गया, बताइएगा जरा, सोचिए जरा। बात है, रीजन है इसके पीछे। सबसे पहले तो गांधी जी थे नहीं कि वो कहते अरे ये इसको नहीं लो, इसको ले लो, इसको शामिल कर लो, थे नहीं तो कहते कहां से। इसके पीछे की कहानी है, इसके पीछे एक कहानी है। एक तो सभी तो अवगत हो चुके थे, गांधी जी, गांधी बाबा गांधी जी जिसमें भी लड़े, जहां भी लड़े, अंग्रेज को परेशान कर दिए, लेकिन फिर भी अंग्रेज उससे भाई खाते हैं। तब तक तो सभी भक्त थे ना। जो भारत के प्रधानमंत्री बने, पहला प्रधानमंत्री, वो भी जाते थे गांधी जी के पास, गांधी जी को सुनते थे, ना कि गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू या वल्लभ भाई पटेल या और किन्हीं को सुनते थे। गांधी जी नहीं सुनते थे। हाँ, विचार बात हो रही है तो सुनते थे, लेकिन विचार किन से लिया जाता था? गांधी जी से। कि गांधी जी ये कर रहे हैं, सही है कि नहीं है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। गांधी जी बोलते ठीक है करो, नहीं करो। जब तक रहे गांधी जी, जब तक ये बात सब रहा, तब तक चलते रहा। और ये भी एक कहानी है कि जब वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू में ये बात की तलखी हुई कि कौन प्रधानमंत्री, कौन अगुवाई करेगा, तो थोड़ी सी मनमुटाव भी हुआ, लेकिन गांधी जी समझा दिए तो समझ गए दोनों। ठीक है, तो ये चीज है। तो गांधी जी, हाँ, गांधी जी नहीं भी थे तो चर्चा चलती होगी, उसके बाद कुछ समय मिलता होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, या जो भी मेंबर हो, वो सब जाकर के मिलते होंगे गांधी जी से। गांधी जी, आज हम लोग चर्चा किए, ये चीज लिए, तो ठीक है, चलो ठीक है, अच्छा ये नहीं लेना, ऐसा ऐसा नहीं करना। ऐसा होता था। गांधी जी वहां नहीं भी थे, लेकिन फिर भी गांधी जी के विचार है वहां। मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं। देखिए, इतना लाइन कह देना ही अपने बातों को रख देना था, और उनके अनुसार भी हुआ बहुत कुछ। मैं मैं भारत के लिए ऐसा संविधान चाहता हूं जो उन्हें गुलामी और अधीनता से मुक्त करे, और भविष्य में भी ऐसा कोई ना हो, ऐसा प्रावधान ना हो कि फिर से कोई तानाशाह शासक बन जाए। गांधी जी का विचार हो गया कि हमेशा मुक्त रखे, मुक्त करे, और मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने। ऐसा ना हो कि गांव में रहने वाला गरीब व्यक्ति कहे अरे ये देश, ये समाज, ये कानून, ये तो अमीरों के लिए बस है, जमींदारों के लिए बस है, हम लोगों के लिए कहाँ है। ऐसा कोई कहता है? नहीं कहता। क्यों नहीं कहता है? क्योंकि अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति का भी ध्यान रखा गया इस संविधान में, इसीलिए कोई नहीं कहता ये बात। समझ रहे बातों को? तो भारत के लिए प्रयास करूंगा जिससे सबसे गरीब व्यक्ति भी इसे अपना माने, किसी संविधान को अपना माने, और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है, अर्थात सबका ध्यान रखा जाए। इतना बात कह देना ही गांधी जी के लिए काफी था। और अपना सभी लोग पढ़े लिखे तो थे ही, पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल थे, विद्वान थे, वहां पे बनाने वाले, संविधान बनाने वाले अधिकतर, कुछ अपवाद हो तो उसको छोड़ दीजिए, अधिकतर लोग विद्वान 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 आदमी ही थे। उन्हीं लोगों का वहां पे चयन किया, उन्हीं लोगों का चयन किया गया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। और कुछ होता है प्रस्तावना संबंधित प्रश्न? संवर्ती भी ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना संबंधित और कोई क्वेश्चन होता है? शब्द यूएसए से। भारतीय संविधान विश्व के सर्वाधिक विशाल है, व्यापक है। विशाल और व्यापक क्यों है, यह भी प्रश्न कई बार आया है। समझने वाली बात है, क्यों है इतना बड़ा विशाल? सबसे बड़ा क्यों है हमारा संविधान? सबसे विशाल क्यों है? मिला के बनाए हैं। यदि कोई बोले सभी देशों से कुछ कुछ चुरा लिए हैं, तो सही हो वो? ये गलत गलत होगा सही होगा? आप लोग बताइए ना। ऐसा तो कोई प्रश्न नहीं बना है, लेकिन सेंस सेंस की बात है। चुराना यदि सही सेंस में है तो सही बात, हम चुराए हैं, देखा देखी किए हैं, नकल किए हैं। नकल, हाँ, चुराना वर्ड ना देके नकल वर्ड कर दे तो सही करना होगा आप लोग को। हाँ, सही बात है, लिए हैं, देखे हैं, समझे हैं, तब लिए हैं। और ये चीज गलत थोड़े ना था। ऐसा थोड़ी ना कि हम वहां से ले आए तो उसके पास बचा ही नहीं, ऐसा तो नहीं था। अच्छा चीज ले आए हैं। ऐसा होता कि हम कहीं से ले आते और उसके पास बचता ही नहीं, तो हम बड़का चोर होते।
होते, ऐसा चीज तो था नहीं। तो अच्छा अच्छा चीज उस समय, उस सदी के, उस समय के परिप्रेक्ष्य में जिस देश में जो भी अच्छा लगा। अच्छा, ये भी बात है कि उस समय लोगों की सोचने की कैपेसिटी, गांधी जी तो छोड़ दीजिए, वो तो हमको लगता है कि 100 साल आगे तक देख लेते थे गांधी जी, कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, कैसे कैसे लोग करेगा, काट मार करेगा, लड़ेगा, आपस में ही लड़ेगा, भाई भाई में लड़ेगा, क्या क्या होगा, वो मैक्सिमम चीज उनको पहले से पता था। लेकिन फिर भी लोगों को जितना समझ था उस हिसाब से वो बनाए थे संविधान को। आइए हम लोग इस पे भी आए। क्यों क्यों इतना बड़ा व्यापक? क्योंकि बहुत देश से लिए हैं। इसमें कितना अनुच्छेद है? 395 है। 395 है, और कहीं कहीं रहेगा 450 से अधिक, वो भी सही है। हाँ, कारण बता दिए हैं क्यों। 450 से अधिक अनुच्छेद है, हाँ है। 395 अनुच्छेद है, हाँ है। हाँ, वो बता देते हैं। वो 450 प्लस भी एक दो एग्जाम में पूछा है कि भारतीय संविधान में 450 से अधिक अनुच्छेद है, से अधिक अनुच्छेद है। बता दे, सब बता रहे, वही चीज बताना ही शुरू किए हैं। यदि ये स्टेटमेंट पूछे, आप लोग सही करके आएंगे। हाँ, लेकिन दोनों चीज, और एक चीज और याद रखेंगे कि किसी भी एग्जाम में दोनों स्टेटमेंट नहीं देगा। एक स्टेटमेंट ये और दूसरा स्टेटमेंट ये कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद है, दोनों एक ही, दोनों नहीं देगा। बात मानिए ना, क्यों नहीं देगा? यदि मानेगा तो ऐसा ऑप्शन देगा, ए और दो दोनों। आइए अब बताते हैं ऐसा क्यों है। 395 असल माने में जिस दिन संविधान बना था उस दिन था। और यदि 21 का ए, 43 का ए, 51 का ए, ऐसे ऐसे करके जोड़े, 1 2 3 4 5 करते करते करेंगे, तब 450 से अधिक हो जाएगा। समझ गए कारण रीजन? कारण रीजन समझ में आया? 450 से अधिक का क्या मतलब? 395 का मतलब क्या? पूछा गया है, पूछा गया, इसीलिए हम भी, हम मेरे नजर में पड़ा था क्वेश्चन बैंक पे। क्वेश्चन बैंक का ज्यादा से ज्यादा अध्ययन करते पढ़ाना रहता है, तो कहाँ हमको रुकना, कहाँ डिकोड करना, हमको बताना भी होता है। इसीलिए क्वेश्चन बैंक का हम अध्ययन भी करते रहते हैं। तो ताकि स्टूडेंट को बताए अब ऐसे पूछा जा रहा है, ये पूछ रहा है, ऐसे आप लोग करिए, तो हम करते हैं। तो किसी एग्जाम में हम देखे ऐसा पूछा गया है, और बोर्ड जो है, बोर्ड जो आंसर की जारी किया है, तो इसको सही माना है, अर्थात ये मतलब हुआ, और अब क्वेश्चन बन गया। एक ये नहीं, 2 3 एग्जाम में भी पूछा गया है अभी तक। तो ये बात याद रखेंगे, दोनों नहीं देगा एक साथ, ये भी ध्यान रखेंगे आप लोग। आइए समझ गए कैसे है। आइए, 12 अनुसूची है वर्तमान में, और 22 भाग है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़ा गया, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य। 3 शब्द जोड़ा गया, और 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, या मिनी संविधान वर्ड यूज कर लेगा। मिनी मतलब छोटा, संविधान मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। क्यों कहा जाता है छोटा? क्योंकि जितना चीज इसमें जोड़ा गया ना, सबको एक जगह कर लीजिए तो एक छोटा सा संविधान जैसा दिखेगा, छोटू संविधान, इसीलिए उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है। संविधान के प्रारंभ में ही कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा। ठीक है। आइए एक चीज और जानिएगा, भारत राज्यों का संघ है तो क्या अमेरिका राज्यों का संघ है या नहीं है? क्वेश्चन हाँ या नाम जवाब देना है। यूनियन ऑफ ऑफ द स्टेट, यूनियन ऑफ द स्टेट। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ द स्टेट। भारत जो है राज्यों का संघ है। ठीक है, ये सही है। भारत के बारे में कह रहे हैं, और अमेरिका के बारे में कह रहे हैं फेडरल ऑफ द स्टेट। ये गलत है, यूनियन ऑफ द स्टेट होगा अमेरिका में। यही सही है। ये जब सही है तो हिंदी वाला आप कहिए भारत राज्यों का संघ है, सही है। अमेरिका राज्यों का संघ है, सही है। चलिए आज आप लोग गांठ बांध लीजिएगा इस चीज का, दोनों स्टेटमेंट सही है। अंतर यह है कि भारत के संघ को यूनियन और अमेरिका के संघ को फेडरल कहते हैं। ठीक है, हिंदी का दोनों का एक ही मीनिंग है। भारत राज्यों का संघ है, सही बात है। अमेरिका राज्यों का संघ है, सही बात है। भारत के संघ के लिए यूनियन का प्रयोग होता है, और अमेरिका के संघ के लिए फेडरल का प्रयोग होता है। ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिए। अब बात आई, बारी आई संघ क्या होता है।
संघ है राज्यों का समूह जो मिल करके रहता है, जिससे देश बना है। ठीक है जी। भारत के संघ को, भारत में संघ में जितने भी राज है उन्हें अलग होने का अधिकार नहीं है, और अमेरिका का राज चाहे तो अलग हो सकता है। भारत में पहले भारत है तब राज है, अमेरिका में पहले राज है तब देश है। भारत में पहले देश तब राज, अमेरिका में पहले राज तब देश, ये अंतर है भारत के संघ और अमेरिका के संघ में। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में शुरू में कहा गया राज्यों का संघ है, शासन प्रणाली संघीय शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली पद्धति तो दोनों देखिए, कई संघीय रहेगा कई संसदीय रहेगा। संघीय का मतलब क्या है, संसदीय का मतलब क्या है, एक लाइन में जान लीजिए, फटाफट कॉन्सेप्ट लीजिए। संघीय का मतलब राज केंद्र के अंदर है, सभी राज अलग होने का नहीं है उसको अधिकार। ये है संघ। संघ वर्ड जब भी आएगा तो समझिएगा कि भाई राज्यों का समूह, राज्यों का यूनियन ऑफ द स्टेट, ऐसे नहीं लिखा गया। यूनियन मतलब समूह, पढ़े थे ना, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़े होंगे किसी क्लास में आप लोग, इंटर वाले में है। अच्छा, पहले वाले क्लास में हम लोग 9th में भी पढ़ते थे, तब का सिलेबस हम लोग पढ़े हुए हैं। अब 12th में दिया है ना, 9th वाला कोई नहीं है या याद नहीं होगा, कोई बात नहीं। पहले 9th में जब सिलेबस चेंज हुआ तब से 12th में दे दिया है, पहले 9th क्लास में था यूनियन इंटरसेक्शन। ठीक है, 12th भी हम मैथ पढ़े हैं, अलग बात है, लेकिन 9th में था, अब भी है उसी टाइम के लिए। ठीक है, 9th में यूनियन इंटरसेक्शन था। यूनियन मतलब समूह। ठीक है, बात कंप्लीट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया। भारत में जो मौलिक अधिकार कहां से, अमेरिका के संविधान से। और पहले 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन अब कितने 6 है। किस मौलिक अधिकार को हटा दिया गया, संपत्ति अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है, कानूनी अधिकार। और 86वें संविधान संशोधन बार बार याद करवाते हैं, 8 में से 2 घटा 6, 6 से 2, 8 में से 6 घटा 2, 2 का मतलब 2 2 2, 6 का मतलब ट्रिक है, मतलब आप बार बार रिपीट करिए, सोचिए, समझिए, मतलब यहाँ पे छप जाएगा, इसीलिए हम ये सब वर्ड यूज कर रहे हैं। 86, 8 में से 6 गया 2, 2 का मतलब 2 2, मतलब अपने कर लीजिए। तो मतलब 86वां संविधान 2002 में हुआ, और इसमें क्या कहा गया था, शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी गई। शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार। और राज के नीति निदेशक तत्व का मुख्य लक्ष्य क्या था, लोक कल्याणकारी राज, और एक ऐसा राज बनाना जो लोगों के कल्याण की बात करे, ऐसा राज बनाना जो लोगों के कल्याण की बात करे, लोक कल्याणकारी राज स्थापित करना। ठीक है, वयस्क मताधिकार कई बार का है, एडल्ट फ्रेंचाइजी कई बार आएगा, आगे भी आएगा, आप लोग बस बार बार सुनते चलिए ताकि याद हो जाए। पहले वयस्क मताधिकार का एज क्या था, 21 था, और अब क्या है वयस्क मताधिकार का, 18 है। ये चेंज कब किया गया, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। आप लोग बार बार रीडिंग दीजिए ना, आज से रीडिंग दीजिए, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। हो सके तो ब्रह्म बेला में उठ के रीडिंग दीजिए। संभव है, संभव होगा जब मोबाइल सोते समय 9 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ करके रखें, तो ये संभव होगा ब्रह्म बेला में रीडिंग दे देने का, रट्टा नहीं मारने का, पढ़ने का। ठीक है, तो पहले वयस्क मताधिकार की उम्र कितनी थी, 21, अब कितना है, 18 है। और पूछा जाता है कब और किस संविधान संशोधन के तहत, बहुत बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। रिवीजन करना तो कर सकते हैं आप लोग। 1989 में, ईस्वी था 1989 में, बस आप लोग जोड़िए, जो जिनका जन्म 1999 में हुआ वो जोड़िए आपके जन्म से कितना दिन पहले, 1 साल पहले। किसी के जन्म से 2009 में जन्मे है कोई क्या, ठीक है, अरे कोई बात नहीं। ठीक है, तो 90 वाले भी है इसमें, पता चल गया। ठीक है, क्या इसमें क्या हर्ज है, 90 वाले को पढ़ने का अधिकार नहीं है। बस आप लोग याद रखिएगा, आपके जन्म से, किसी के जन्म से 5 साल पहले एक घटना घटी, किसी के जन्म से 10 साल पहले, किसी के 15 साल पहले। ठीक है, जो भी हो, जहां भी हो, चलिए ध्यान रखेंगे, सभी याद रहेगा। 1989 और संविधान संशोधन 61वां संविधान संशोधन। एक और कहानी बनाए थे इसमें ताकि सबको याद रहे। क्या क्या कहने में तो पीछे नहीं रहेंगे। 61 उसमें कहानी बनाए थे। अच्छा, आप लोग को पॉलिटी नहीं पढ़ा है, इसे पुराने वाले बैच में कोई स्टूडेंट हो तो पता होगा। सचिन तेंदुलकर पहले हर एक ओवर में छक्का मार
का उनका था कि हर एक छक्का मारेंगे ही मारेंगे। तो ये जब हो गया तब देखिए, पहले था कि अरे जानते हो 21 का ही लोग जो है ना बड़ा होता है, वयस्क होता है, एडल्ट होता है, बाद बाकी तो बच्चे में गिनता था। और जब सचिन तेंदुलकर गए थे पाकिस्तान खेलने, जावेद मियांदाद इशारा करके बताए ये बच्चा को कहाँ से ले आए हो, ठीक है। ये उनको दूध का बोतल जैसे दिखा रहे थे कि दूध, ये दूध पीने वाला बच्चा है। ये सब कहानी तो याद है, थोड़ा थोड़ा पता है सबको। लड़के लोगों को ज्यादा होता है, गर्ल्स लोगों को थोड़ा ये सब कहानी कम पता होता है, कोई बात नहीं। तो जानिएगा, तो उनको जावेद मियांदाद या और सब पाकिस्तानी क्रिकेटर थे, तो वो दिखा रहे थे कि ये बच्चा है, ये मेरे तेज धार के बॉलर के सामने ये क्या खेल पाएगा। उनका ये इशारा होता था। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर खेलना शुरू किया तो सभी के दांत खट्टे कर दिए और बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए क्रिकेट वर्ल्ड में। तो बस ये याद रखना है। तो तब सबको लगने लगा, जब हर एक ओवर में सचिन तेंदुलकर का छक्का लगने लगा, तब सबको ये लगने लगा 21 का जो वयस्क था, अब 18 वाला भी वयस्क हो सकता है। आज से पहले 21 वाला वयस्क होता था, आज के बाद 18 वाला भी वयस्क हो सकता है। अर्थात उनको भी अधिकार मिलना चाहिए, वोटिंग का हो या और किसी चीज का हो। तब से 18 हो गया। ये कहानी बना दी है, कुछ नहीं, रियलिटी से कोई वास्ता नहीं इसका है। बस कहानी की तरह याद हो जाए तो बड़ी बात होगी। कब किया गया? 1989 में। कब किया गया? 1989 में। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। कितना वर्ष से कितना वर्ष किया गया? 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया। और भारत में एकल नागरिकता है, बल्कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। समझाए भी थे, फिर से रिपीट कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट नए हैं कुछ स्टूडेंट। भारत में केवल और केवल हम लोग को नागरिकता मिलती है वो देश का है, और अमेरिका में एक राज्य की नागरिकता भी है और एक देश की नागरिकता। जैसे कि हम लोग भारत में रहते हैं, यदि बिहार की एक नागरिकता मिल जाती है और एक देश का भी नागरिकता, तो हम लोग कहते हैं हम लोग को भी दोहरी है, लेकिन ऐसा है नहीं। हम लोग को एक ही नागरिकता मिला है, सिटीजनशिप, वो है देश का। इसीलिए हम लोग के यहाँ एकल नागरिकता और अमेरिका में दोहरी नागरिकता, एक राज्य का एक केंद्र का। आगे बढ़ते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद संविधान में संशोधन कर सकता है? 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत। चुनावी राजनीति की बात कर ले थोड़ा। सिटीजनशिप का मतलब होगा कि ये पता चले लोगों को कि ये किस राज्य से है। सिटीजनशिप से क्या मतलब है? आपकी पहचान हो उस देश के साथ। और राज्य से होता, कोई जाता तमिलनाडु में काम मांगने, आ जाएगा कोई तमिलनाडु में काम मांगने, यदि कह देगा कि हम भारत का नागरिक है, वैसे तो पता चल जाता है आधार कार्ड या पैन कार्ड या वोटर आईडी किसी से पता चल जाता है किस राज्य का है। लेकिन हमारे देश में एकल नागरिकता है, अर्थात ये सोच के बनाया गया कि कोई क्षेत्रवाद भी ना, क्षेत्रीयता भी ना हो। ये भी ना कहे अरे तुम बिहार से हो, जाओ, नहीं मिलेगा। सेंस तो ये था। लेकिन वहां पे ये चीज दिखाना था कि किस राज्य से हो, किस राज्य की ये लोग है जो अच्छा काम कर रहा है या फिर गलत काम कर रहा है या फिर आतंकवादी गतिविधि में शामिल है। उस राज्य को भी ये प्रेशर दे वहां की सरकार कि आप अपने राज्य के नागरिक पे शिकंजा कसिए, आपके राज्य में ये ऐसा हुआ, ये इस राज्य में आकर के ऐसा कर दिया घटना। अलग से पहचान हो जाएगी राज्य के नाम पे। राज्य को टैक्स पेयर, राज्य के लिए टैक्स पेयर भी हो जाएगा, केंद्र के लिए भी हो जाएगा। तो इस आधार पे दो नागरिकता हो सकती है, और अपने देश में एक नागरिकता है, अर्थात एकल पहचान बनी रहे, इसीलिए एक नागरिकता है। उस देश में कोई राज्य अलग होने का प्रावधान है, जब राज्य अलग हो जाए तब ठीक है, राज्य की नागरिकता है या देश की नागरिकता है। अपने देश में नहीं है प्रावधान, इसीलिए हम लोग बांध के रखे हैं, एक के नागरिकता दे के रखे। कई रीजन हो सकता है, ये सभी रीजन है, ठीक है। लंबा ही है, चलिए कोई नहीं, जो भी हुआ उसको ही आप अपना ये हथियार मान करके अध्याय तीन तीन चैप्टर पढ़ाए हैं, तीनों चैप्टर को क्लास 9th में आए हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा चैप्टर भी होगा। और अब जो क्वेश्चन से होगा, थोड़ा फैक्ट होगा, थोड़ा क्वेश्चन होगा, ठीक है, थोड़ा कॉन्सेप्ट होगा, थोड़ा ये सारी चीजें चलते रहेगा। और पहला जो एक दो चैप्टर था उसमें आप लोग को लगा होगा कुछ देर, चिली या पोलैंड का क्या है काम, तो कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट है वहां भी।
ठीक है, इधर देख रहे हैं सारा का सारा चीज है, यही सब पूछा जाता है परीक्षा में, यही सब पूछा जाता है। तो फिर 10th का शुरू होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं, हम लोग अस्थिर से कर लेंगे, धीरे धीरे कर लेंगे। तो जो मैथ पढ़ेंगे वो बैठे रहिएगा, जो मैथ नहीं पढ़ना जिनको निकलिए, और पेमेंट नहीं देने वाले पेमेंट दे दीजिए।